गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फ्रांस के संविधान का अध्ययन करेंगे और फ्रांस के संविधान के अध्ययन से पहले पीडीएफ के माध्यम से आपने उसका ऐतिहासिक विकास देख लिया है फ्रांस के संविधान का। इसी प्रकार से उसका महत्व देखा है और चतुर्थ गणतंत्र का जो संविधान है उसके बारे में आप पढ़ चुके हो। अब हम देखते हैं फ्रांस के संविधान के जो अध्ययन का है महत्व क्या है। तो फ्रांस जो है विश्व के प्रमुख देशों में बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर द्वितीय महायुद्ध के बाद तो फ्रांस की गिनती जो है संसार की कतिपय महाशक्तियों में होती थी और आज भी है। जो 5 महाशक्तियाँ हैं उनमें से एक है। यूरोप में रूस के बाद क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से फ्रांस का जो है दूसरा स्थान है। और फ्रांस के संविधान के अध्ययन का जो महत्व है वो अनेक दृष्टियों से है। उसमें सबसे पहला है कि फ्रांस का जो संविधान है विश्व पर प्रभाव डाला है इसने। खासकर स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के जो उच्च आदर्श हैं उसका प्रभाव हमें इसका दिखाई देता है। ऐतिहासिक दृष्टि से फ्रांस का प्रभाव विश्व के अनेक देशों विशेषकर यूरोप महाद्वीप पर बहुत पड़ा है। फ्रांस की क्रांति के उपरांत नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत से पड़ोसी देशों पर फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना की थी और फ्रांसीसी क्रांति के जो आधारभूत सिद्धांत है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के जो उच्च आदर्श हैं इसका प्रभाव जो है विश्व पर पड़ा है। दूसरा है संविधान जो है ब्रिटेन का जो फ्रांस का जो संविधान है वो विशिष्ट परिस्थितियों की देन है, क्योंकि पंचम गणतंत्र के संविधान का निर्माण विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ। सरकार की जो अवधि थी अनिश्चित बन गई थी, परिणाम स्वरूप प्रशासन में अस्थिरता आ गई थी। 1 वर्ष की ही अवधि में मंत्रिमंडल असफलताओं के कारण 3 बार निष्क्रियता के शिकंजे में फंस चुका था और देश के स्थायित्व को खतरा पैदा हो गया था। जब तत्कालीन राष्ट्रपति एम रेनिकेटी ने जनरल डिगाल को शासन संचालन के लिए बुलाया तो उन्होंने 2 शर्तें लगाई कि प्रथम तो ये कि शासन को वह सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जिन्हें शासन इस संकट की घड़ी में आवश्यक समझेगा, और दूसरा कि शासन को अधिकार होगा कि वह निर्धारित व्यवस्था अनुसार शासन में आवश्यक परिवर्तन कर सके। तो इस आधार पर जो है जनरल डिगाल को शक्तियां दी गई थी और जो जनरल डिगाल थे वो संसदीय शासन प्रणाली के प्रबल विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि कार्यपालिका संसद से अपेक्षाकृत स्वतंत्र हो इसलिए कि सरकार स्थायी बन सके, और वे एक शक्तिशाली राष्ट्रपति के पक्ष में थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ फ्रांस के अंदर कि शासन प्रणाली निर्मित हुई, वो न तो संसदीय है और न ही अध्यक्षीय है। पंचम गणतंत्र का जो संविधान हमारे अध्ययन की दृष्टि से विशेष है क्योंकि वह अपने आप में विशिष्ट प्रतिमान है और अन्य संविधानों से बहुत कुछ रूपों में भिन्न भी है। तो वहाँ का जो संविधान है विशिष्ट परिस्थितियों की देन है। तीसरा है वहाँ की जो न्याय व्यवस्था, स्थानीय शासन प्रणाली का जो सिद्धांत है वो भी उसका भी अपना महत्व है। और ब्रिटेन में जैसे विधि का शासन है, फ्रांस में भिन्न न्याय एवं विधि की व्यवस्था के विकास के साथ प्रशासनिक विधि एवं प्रशासनिक न्यायालयों का विकास हुआ है। चौथा इसके अंदर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत फ्रांस के चिंतकों की देन है। पंचम गणतंत्र का संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है। अगला है इसके अंदर संविधान परिषद की व्यवस्था। तो जैसी जो संविधान परिषद जैसी व्यवस्थाएं भी फ्रेंच संविधान को विशिष्ट महत्व प्रदान करती हैं और संविधान के जो विद्यार्थी हैं के लिए ऐसे संविधान का अध्ययन अपरिहार्य बन गया है। जैसे भारत में निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन आयोग है और कानून, नीतियों तथा आदेशों की संवैधानिकता की जांच जो है सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व है। फ्रांस का संविधान इस दृष्टि से निराला है क्योंकि वह दोनों ही महत्वपूर्ण दायित्वों को संविधान परिषद निभाती है और संविधान के 7वें अध्याय में इसकी व्यवस्था की गई है। अगला है राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला। तो फ्रांस के संवैधानिक विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि फ्रांस में शासन पद्धति के क्षेत्र में अनेक सफल और असफल प्रयोग हुए हैं। इसी कारण फ्रांस को राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला या लेबोरेटरी ऑफ द पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है। अगला है इसके अंदर फ्रांसीसी संविधान की विशेषताएं। तो पंचम गणतंत्र का जो संविधान है उसको फ्रांसीसी संविधान
है अभी वो, जो 1958 में बनाया गया था। और इस संविधान को कई नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से जनरल द गॉल के अनुकूल, अर्ध राजतांत्रिक, अर्ध राष्ट्रपतीय, संसदीय साम्राज्य, अव्यवहार्य, फ्रेंच संवैधानिक इतिहास का सबसे बुरा संविधान तथा क्षणिक आदि मात्र कुछ फ्रेंच प्रतिक्रियाएं उल्लेखनीय हैं, और ये सभी संज्ञाएं अलंकृत हैं। अब हम देखते हैं फ्रांसीसी संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहला है निर्मित और लिखित संविधान। तो इसकी पहली विशेषता है कि पांचवें गणतंत्र का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। यह संविधान प्रस्तावना के अतिरिक्त 15 खंडों में विभाजित है और इसमें 92 अनुच्छेद हैं। भाषा सरल है और इसे आसानी से 1.5 घंटे में हम पढ़ सकते हैं। लिखित संविधान जो है एक निर्मित संविधान होता है और इसके लिए किसी एक विशेष समय के किसी विशेष परिषद द्वारा निर्मित किया जाता है। और पंचम गणतंत्र का जो संविधान 1958 में निर्मित हुआ था, जिसमें 39 सदस्यों की एक संविधान परामर्शदात्री परिषद, जिसमें 26 संसद सदस्य भी थे, ने संविधान के प्रथम प्रारूप पर 29 जुलाई से 14 अगस्त 1958 तक विचार विमर्श किया था। 28 सितंबर 1958 को राष्ट्रीय जन्म संग्रह के लिए प्रस्तुत किया गया और जनरल डिगाल का इसके निर्माण में प्रमुख हाथ रहा। तो फ्रांस की संविधान का पहली विशेषता है कि यह निर्मित और लिखित संविधान है। दूसरा है संक्षिप्त संविधान। जैसा कि आपको पता ही है कि ये संक्षिप्त संविधान है, इसमें 92 अनुच्छेद है और ये 12 अध्यायों में विभाजित है और इसको हम आसानी से 1.5 घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं। और इसमें जैसे संप्रभुता, राष्ट्रपति, सरकार, संधियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संविधान परिषद, न्यायिक सत्ता, हाई कोर्ट, आर्थिक और सामाजिक परिषद, क्षेत्रीय इकाइयां, समुदाय और संस्थाएं तथा अनेक समझौते, अस्थायी प्रावधान, अनुच्छेद 1 को इन सबके व्यवस्था विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से की गई है। तो दूसरा इसके है संक्षिप्त संविधान। अगला है इसके अंदर अपेक्षाकृत एक कठोर संविधान। तो पंचम गणतंत्र के संविधान में संविधान संशोधन के लिए पृथक प्रक्रिया की व्यवस्था 89 अनुच्छेद 89 में की गई है। यह प्रक्रिया न केवल कठोर है बल्कि जटिल भी है और संशोधन के लिए पहल करने का जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति तथा संसद के सदस्यों को प्राप्त है। सरकारी अथवा संसदीय संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा समान रूप से पारित होना आवश्यक है। संविधान में इस आशय का उल्लेख नहीं है कि ऐसे विधेयक कितने बहुमत से पारित होगा। अतः मतलब निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि प्रत्येक सदन में विधेयक को साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। इसी प्रकार से संविधान संशोधन हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था का भी उल्लेख संविधान में किया गया है। तदनुसार गणतंत्र का राष्ट्रपति इस हेतु संसद को कांग्रेस के रूप में संयोजित कर सकता है। यदि राष्ट्रपति कांग्रेस के रूप में संयोजित संसद के समक्ष संशोधन प्रस्ताव को पेश करने का निर्णय लेता है तो उस पर जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसा किया गया है तो प्रस्ताव केवल उसी समय पारित समझा जाएगा जबकि उससे कुल मतों के 3/5 का समर्थन प्राप्त हो जाए। तो फ्रांस संविधान में अब तक के संशोधनों में हम देखें तो दोनों ही प्रणालियों को अपनाया गया है। संविधान संशोधन की यह पद्धति अपेक्षाकृत सरल प्रतीत होती है, लेकिन फ्रांस की राष्ट्रीय संसद में जैसी दलीय स्थिति होती है उसमें इसे अपनाना कठिन है। अगला है इसके अंदर एकात्मक शासन। तो पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत पूर्व संविधानों की भांति फ्रांस में भी एकात्मक शासन को अपनाया गया है, अर्थात समूचे देश की शासन व्यवस्था का केंद्र पेरिस से ही संचालित होता है तथा डिपार्टमेंटों को वास्तविक स्वशासन के अधिकार प्राप्त नहीं है। वस्तुतः फ्रांस में संघीय शासन को कभी समर्थन नहीं मिला है और ब्रिटेन की भांति ही फ्रांस में हमेशा ही एकात्मक शासन व्यवस्था रही है। अगला है गणतंत्री शासन व्यवस्था। तो गणतंत्री शासन व्यवस्था जैसा कि आप जानते हैं कि जो शासन अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। ब्रिटेन में तो लोकतंत्र तो है किंतु वहाँ
गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का शासनाध्यक्ष वंशानुगत आधार पर अपना पद प्राप्त करता है। इसके विपरीत अमेरिका तथा भारतीय शासन व्यवस्था लोकतंत्रीय होने के साथ ही साथ गणतंत्रात्मक भी है। हर वह शासन व्यवस्था जिसमें शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित हो लोकतंत्र कहलाती है। वह प्रत्येक लोकतंत्र जहाँ के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, वो गणतंत्र कहलाता है। भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतंत्र हैं तथा प्रत्येक देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा होता है, इसलिए दोनों गणतंत्र भी हैं। पंचम गणतंत्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक गणतंत्रीय व्यवस्था है। गणतंत्र के प्रति फ्रांस की जनता का झुकाव क्रांति के उपरांत से बराबर ही बना रहा और तब से फ्रांस में जितने भी संविधान बने वे सब गणतंत्रीय ही हैं। अगला है इसके अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। सन 1789 के बाद जितने भी संविधान बने उन सभी में इस व्यवस्था को अपनाया गया था। जनरल डिगाल को शासन सत्ता सौंपे जाने एवं नए संविधान के निर्माण का दायित्व दिए जाने से तानाशाही शासन के उदय की आशंका निर्मूल नहीं थी। फ्रांस की तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा होना असंभव भी नहीं था। फ्रांस की तत्कालीन संभवतः इसी संदर्भ में 3 जून 1958 के संविधान अधिनियम में कहा गया था कि सार्वभौमिक मताधिकार सत्ता का एकमात्र स्रोत होगा। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा इन आशंकाओं को जगह जगह निर्मूलन कर दिया गया है। अनुच्छेद 2 में भी ये कहा गया है कि गणतंत्र का सिद्धांत है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 में भी ये कहा गया है कि राष्ट्रीय संप्रभुता जनता में निहित है, तो इस सत्ता का प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा जनमत संग्रह से करेगी। तो इस प्रकार से फ्रांस के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संविधान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के मताधिकार को मान्यता दी गई है, किंतु इस आशय का जो है पूर्ण स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि मताधिकार हमेशा ही सार्वभौमिक एवं समान एवं गुप्त होगा। अगला है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को आधुनिक तथा वैज्ञानिक रूप देने वाला जो फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू था, अतः इस सिद्धांत का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। पंचम गणतंत्र में कार्यपालिका को विधायिका से पृथक करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा न होकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है तथा मंत्रियों को संसद की सदस्यता से वंचित किया गया है, लेकिन दूसरी ओर मंत्रिमंडल को संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है। इससे एक विलक्षण स्थिति पैदा हो गई है, जो कि यह व्यवस्था न तो संघात्मक रह गई है और न ही अध्यक्षात्मक, बल्कि ऐसा लगता है कि जो शासन व्यवस्था उभरती है वह दोनों मान्यताओं का या दोनों व्यवस्थाओं का समन्वय है। तो इस संबंध में ब्रोगन का ये कथन महत्वपूर्ण है कि यह न तो अमेरिकी नमूने का अध्यक्षात्मक शासन है और न अंग्रेजी ढंग का संसदात्मक संविधान ही, वे तो दोनों का मिश्रण है। अगला है इसके अंदर शक्तिशाली राष्ट्रपति। तो पांचवें गणतंत्र के संविधान की एक ये मुख्य विशेषता है कि राष्ट्रपति की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। राष्ट्रपति को अनेक व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं जिनका प्रयोग वह अपनी इच्छा से कर सकता है तथा जिनसे संबंधित आदेशों पर मंत्रियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। वह मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार भी उसे मिला हुआ है। राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियाँ दी गई हैं जिसका निर्णायक वह स्वयं है। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की स्थापना की गई है। अगला है राजनीतिक दलों की भूमिका पर जोर। तो संविधान में साधारणतः राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया जाता, किंतु पंचम गणतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को सुस्पष्ट मान्यता दी गई है। यह पहला अवसर है कि कैसी गणतंत्रवादी संविधान ने दलों की सिर्फ चर्चा ही नहीं की है, अपितु यह भी स्वीकार किया है कि वे राजनीतिक जीवन के एक स्वाभाविक अंग हैं। पंचम गणतंत्र में दलों के निर्माण तथा उनकी क्रियान्विति की स्वतंत्रता को एक शर्त पर
संवैधानिक घोषित किया गया है। सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय संप्रभुता तथा प्रजातंत्र के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। ऐसा माना जाता है कि इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के निर्माण में प्रोत्साहन देने से अधिक आवश्यकता पड़ने पर साम्यवादी दल, जिसकी फ्रांस के प्रति वफादारी तथा लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा स्पष्ट नहीं है, पर प्रतिबंध लगाना है। अगला है संविधान परिषद जैसी अद्भुत संस्था। तो यद्यपि 5वें गणतंत्र के संविधान में ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है जिसे न्यायिक समीक्षा के रूप में लिया जाए, तथापि उसने एक ऐसी अद्भुत संस्था का गठन किया है जिसने अपनी विशिष्ट तथा परिभाषित सीमाओं के भीतर सरकारी तथा संसदीय अधिनियमों की संवैधानिकता पर निर्णय देने का अधिकार दिया गया है। यह संस्था है संविधान परिषद, जिसने चतुर्थ गणतंत्र में उल्लेखित संविधान समिति की जगह ली है। संक्षेप, संविधान परिषद एक स्थायी संस्था है जिसका कभी विघटन नहीं होता और न ही इसका नए सिरे से कभी गठन होता है। इसके अंदर इसकी अवधि 9 वर्ष है और प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात जो है 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। संविधान परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके 4 पृथक कार्य हैं। पहला ये कि राष्ट्रपति चुनाव तथा जनमत संग्रह का नियमानुसार संचालन करना। दूसरा है दोनों सदनों द्वारा पारित मूलभूत नियमों तथा स्थायी आदेशों के संविधान के अनुकूल होने के संबंध में संविधान परिषद की सलाह आवश्यक है। तीसरा है राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकारों को प्रयोग में लेने का विचार करना होता है तो वह परामर्श समिति के रूप में रहती है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समझौते अथवा किसी नियम को लागू करने के संबंध में। तो संक्षेप में यदि हम देखें, संविधान की रक्षा के लिए संविधान परिषद का कोई साधारण उत्तरदायित्व नहीं है। वह अपना विचार परामर्श के मांगे जाने पर ही दे सकती है। अगला है समुदाय। अच्छा, 3 जून 1958 के संविधान अधिनियम में कहा गया है कि नए संविधान में फ्रांस और समुद्र पार के फ्रेंच क्षेत्रों के बीच संबंधों की किसी नवीन व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। परिणाम स्वरूप 5वें गणतंत्र के संविधान में जिस नई व्यवस्था का प्रावधान किया गया है उसे समुदाय की संज्ञा दी गई है। इसका आशय यह है कि फ्रांस तथा समुद्र पार के सभी फ्रांसीसी प्रदेश एवं क्षेत्र एक विशाल समुदाय के अंग हैं। संविधान में समुदाय के लोगों की समानता एवं समान लक्ष्यों का स्थान स्थान पर उल्लेख किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र को एक नई प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की गई है तथा फ्रांस और इन क्षेत्रों के बीच जिन प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख संविधान में है वह संघीय व्यवस्था से मिलती जुलती है। अगला है इसके अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो तृतीय एवं चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया है और निम्न सदन को जो है राष्ट्रीय परिषद और उच्च सदन को सीनेट कहा गया है। राष्ट्रीय परिषद का जो निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष होगा तथा सीनेट जो है अप्रत्यक्ष रूप से गठित की जाएगी। 5वें गणतंत्र संविधान में सीनेट के गठन में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किए गए हैं, किंतु उसकी शक्तियां निरपेक्ष रूप में या राष्ट्रीय परिषद की तुलना में इस नए संविधान के अंतर्गत उतनी नहीं है जितनी पूर्व के दोनों संविधानों में, यानी कि तीसरे और चौथे संविधान में इसकी जितनी शक्तियां थी उतनी शक्तियां इसकी इस संविधान में 5वें गणतंत्र के संविधान में इसको प्रदान नहीं की गई हैं। अगला है विलक्षण न्याय व्यवस्था। तो फ्रांस में जो है कि जो न्याय व्यवस्था है वो विलक्षण है। न्यायिक सत्ता की स्वतंत्रता एवं संरक्षण गणतंत्र के राष्ट्रपति को सौंपा गया है। इसकी सहायता के लिए अनुच्छेद 64 में न्यायालयीन सर्वोच्च परिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 66 में न्यायिक सत्ता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षक कहा गया है, किंतु उसे संसद द्वारा निर्मित कानूनों या शासन द्वारा निर्मित नीतियों को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 61 के अनुसार यह कार्य संविधान परिषद को सौंपा गया है। इस प्रकार न्यायिक महत्व का जो कार्य अमेरिका और भारत जैसे देशों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है उसे फ्रांस में एक गैर न्यायिक संस्था यानी कि संविधान परिषद को सौंप दिया गया है। नागरिक स्वतंत्रता का वह संरक्षक है, किंतु शासन की नीतियों तथा संसदीय विधियों को वह असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। यही कारण है कि फ्रांस में न्यायिक व्यवस्था को वह सम्मान एवं महत्व प्राप्त नहीं हो सका है
जो उसे संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से प्राप्त है। अगला है इसके अंदर लास्ट, राष्ट्रपतीय और संसदीय शासन पद्धतियों का विचित्र मिश्रण। तो फ्रांस में राष्ट्रपतीय और संसदीय शासन पद्धति का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसे कुछ विद्वान अर्ध राष्ट्रपतीय अथवा अर्ध संसदीय शासन विधान कहकर पुकारते हैं। माइकल स्टेवर्ट जैसे लेखकों का कथन है कि फ्रांसीसी व्यवस्था में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली तथा अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली से में कुछ लक्षण ग्रहण किए गए हैं। भारत में फ्रेंच दूतावास द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में कहा गया है कि पंचम गणतंत्र का संविधान अध्यक्षात्मक एवं संसदीय दोनों है। इस निष्कर्ष के समर्थन में आगे तर्क दिया गया है कि गणतंत्र का राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के समान सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा निर्वाचित होता है तथा जिसे विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं, और प्रधानमंत्री ब्रिटेन के समान संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार पांचवें गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद्धति के तत्व ढूंढे जा सकते हैं। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष है, उसे विधायिका पर नियंत्रण और व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। वही यहाँ तक कि वह संसद को भंग कर सकता है। संसद द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पास करने की स्थिति में राष्ट्रपति केवल नेशनल असेंबली को भंग करके नए निर्वाचनों की घोषणा कर सकता है। मंत्रियों को नेशनल असेंबली की सदस्यता नहीं मिल सकती। गणराज्य की विभिन्न संस्थाओं, राष्ट्र की स्वतंत्रता, प्रादेशिक अखंडता या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने में आने वाले खतरों की स्थिति में राष्ट्रपति कड़े उपाय कर सकता है। इन प्रावधानों को देखते हुए फ्रांस की शासन पद्धति को शायद उपयुक्त तौर से अर्ध राष्ट्रपति पद्धति कहा जा सकता है, जिसका आधार कम से कम आंशिक रूप में शक्तियों का पृथक्करण है। इसके साथ ही फ्रेंच संविधान में संसदीय शासन प्रणाली के तत्व भी देखे जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री के पद की भी व्यवस्था है, जिसके लिए संसद का विश्वास प्राप्त होना आवश्यक है। राष्ट्रपति को वह शक्ति प्रदान की गई है कि वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की सहायता व सहयोग से कार्य करे। संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार के आचरण की निंदा कर सकते हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उससे संसद का विश्वास प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है, ताकि वह अपनी इस स्थिति को स्पष्ट कर दे कि उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है। संसद जो है राष्ट्रपति के आचरण पर विचार कर सकती है और उसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है, और ये राष्ट्रपति के जाति के कार्यों की आलोचना भी कर सकती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो फ्रांस के अंदर संसदात्मक, राष्ट्रपति और संसदीय शासन पद्धतियों का विचित्र मिश्रण किया गया है। अब है पांचवें गणतंत्र के संविधान की आलोचना। तो पूर्ण गणतंत्रों की भांति पंचम गणतंत्र भी भूतकाल से संबंध विच्छेद नहीं कर पाया, अलग नहीं हो पाया। सिर्फ पूर्व गणतंत्रों की विशेषताओं को परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करके नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य चतुर्थ गणतंत्र के मंत्रिमंडलीय अस्थायित्व तथा प्रशासनिक शिथिलता को दूर करना है। अतः पंचम गणतंत्र की कुंजी स्थिरता और प्राधिकार है। तो संक्षेप में इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये बेढंगा संविधान है। कई स्थानों पर ये अस्पष्ट और अनेकार्थक है। ये संविधान दो भिन्न तथा प्राय अंतर्विरोधी सिद्धांतों का द्योतक है, राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली के सिद्धांतों का। इन सब आलोचनाओं के बावजूद यह एक तथ्य है कि पंचम गणतंत्र का संविधान फ्रांस की शक्ति और समृद्धि का संबल रहा है। फ्रांस ने पिछले 4-5 दशकों में जो भी प्रगति की है, उसका बहुत अधिक श्रेय जो है उस राजनीतिक स्थायित्व को है जो पांचवें गणतंत्र के द्वारा फ्रांस को प्रदान किया गया। धन्यवाद।